सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसी है, इसके बारे में इकोनॉमिस्ट हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वहां पे जो माहिरीन कह रहे हैं वो यही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पुराना एक अंदाज कि आर्ट ऑफ डील, ये बुनियादी तौर पे वही एक पॉलिसी है। और ये जो टैरिफ लगाने के बाद वो केस टू केस, कंट्री टू कंट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अब वो डील के लिए वो अब शुरू करेगा नेगोशिएशंस। और वो सिर्फ बैरूनी हुकूमतों से नहीं है, उसका इंटरेस्ट अमेरिका के अपने अंदर के जो बड़े कारोबारी ग्रुप्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इंपोर्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो ओनर्स हैं, वो उनके साथ नेगोशिएट करेगा नई टर्म्स। बदले में जाहिर है वो अपने लिए सपोर्ट मांगेगा, फेवर मांगेगा, और जो भी उसका यानी माइंड है वो अपने लिए एक फेवर सपोर्ट मांगेगा, लेकिन वो केस टू केस, कंपनी टू कंपनी वो डील करेगा। और उसके साथ वो बैरूनी हुकूमतों के साथ भी इस तरह डील करेगा। उसकी मिसाल टिकटॉक है। मसलन टिकटॉक को उसने दोबारा से 70 दिनों से ज्यादा की एक्सटेंशन दे दी है। ये वो रिकॉर्ड में कह चुका है कि टिकटॉक पे पाबंदी अगर इस तरह लगी रही तो ये इसकी वैल्यू $1 की नहीं है। लेकिन अगर ये मतलब चलता रहता है तो ये $1 ट्रिलियन का है। तो अब यानी ये हथौड़ा दिखा के फिर वो कहता है कि बताओ बात करनी है, कितने में बेचना है, वगैरह वगैरह। तो यही वो अप्लाई करेगा बाकी अमेरिका के अपनी कंपनीज पर और बाकी दुनिया की हुकूमतों पे। ये है उसकी टैरिफ की पॉलिसी और उसके मंसूबे। ठीक जाता है, दाव जीतता है, हारता है, ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये वजह ये है। अच्छा, अब इतनी बड़ी गेम में पाकिस्तान, हम तो बेचारे कहीं मतलब आते नहीं है, हमारी क्या एक्सपोर्ट है इतनी बड़ी गेम में, $6-7 बिलियन की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें जाहिर है कि हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान अकेले पे टैरिफ लग गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जो कपड़ा अमेरिका जाएगा वो तो महंगा मिलेगा, लेकिन जो बांग्लादेश से जा रहा है या वियतनाम से जा रहा है या लाओस से जा रहा है या कंबोडिया से जा रहा है वो सस्ता मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। बल्कि वहां से तो और भी ज्यादा महंगे टैरिफ लगे तो और भी महंगा हो जाएगा। तो वो सबके लिए महंगाई आएगी। पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान को अगर कोई रिलीफ चाहिए इस टैरिफ में, तो इसका ताल्लुक पाकिस्तान की कोई सी मुआशी पॉलिसी से ज्यादा वही वापस बात आती है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुक है बुनियादी तौर पे वो कोई टेक्नोलॉजी का या इकोनॉमी का ताल्लुक नहीं है, ये सिक्योरिटी रिलेशनशिप है। हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। ये सिक्योरिटी रिलेशनशिप भी रहेगा पाकिस्तान का और अमेरिका का। तो पाकिस्तान को अगर टैरिफ में, अपनी प्रोडक्ट की टैरिफ में अगर कोई रिलीफ मिलेगी तो वो डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी मामलात में पाकिस्तान कितना अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, अमेरिका को कितनी जरूरत है पाकिस्तान की। वो है मरकजी जो आप कहना चाहिए नुक्ता या किरदार, जिस पर फिर ये टैरिफ में हम रिलीफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, दोनों सूरतें। इसका ताल्लुक बहरहाल पाकिस्तान की किसी मुआशी पॉलिसी से नहीं है, ना ही हमारी मीशत का वो साइज है, ना ही हम उतने बड़े एक्सपोर्टर हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी जो दिफाई जरूरियात हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी जो उनके मामलात हैं खित्ते में, उसको पाकिस्तान, वो रिलेशनशिप अगर पाकिस्तान के साथ मजबूत होता है, जो कि दिखाई दे रहा है कि हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान को बाकी रिलीफ मिलता रहे। पीटीआई के रहनुमाओं का ये मुतालबा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या ये कि इमरान खान जो है वो खुद जब तक आके नहीं बताता या कोई बात नहीं कहता तब तक हम अली अमीन गंडापुर की बात पे यकीन नहीं करेंगे, और या फिर ये कि इमरान खान अब आके बताएं कि अली अमीन गंडापुर की किस्मत का उन्होंने क्या फैसला करना है। तो इन तमाम बातों का जवाब बड़ा सादा है। वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो अब तक एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ पीटीआई इमरान खान, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट या निज़ाम, उसमें अब आके उन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली हुई है और वो निज़ाम के और वफाक के साथ खड़े हैं। मुझे इसमें कोई हैरत नहीं होगी अगर आपको चंद हफ्ते बाद अली अमीन गंडापुर इमरान खान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दें, सुनाई दें, और इमरान खान पे पूरा इल्जामात का वो एक चार्जशीट लेके बैठ जाएं और बताएं कि इमरान खान ने कितनी तबाही की है, वगैरह वगैरह। मुझे इस पर कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का जो मामला है वो अब अपनी वजारत आला के साथ है। ये इसमें कोई नई बात भी नहीं है। आपके इल्म में है कि 18 अप्रैल 1993 को जब गुलाम इसहाक खान ने उस वक्त कौमी असम्बली तोड़ी थी और नवाज शरीफ की हुकूमत को फारिग किया था, तो पंजाब में रातों रात एक मंजूर भट्टू नमोदार हुए, और उसके बाद वो सारी मंजूर भट्टू की वजारत आला, फिर उस वजारत आला को कायम रखने के लिए मंजूर भट्टू ने जो जो कुछ किया वो सब तारीख का हिस्सा है। तो कोई नई बात नहीं है अली अमीन गंडापुर जो करेंगे या कर रहे हैं। यही मामला चौधरी परवेज इलाही के उसमें भी सामने आया। लेकिन ये है कि चौधरी परवेज इलाही बहरहाल खानदान था, मंजूर भट्टू भी बहरहाल अपने कुछ अहले खाना के साथ नजर आते हैं। अली अमीन गंडापुर के इल्म में है कि वो तो उसका तो फ्यूचर यानी कुछ भी नहीं होगा अगर वज़ीर आला वो नहीं है। तो ज़ाहिर है कि वो अपनी आखिरी ताकत
اور اپنی ساری انرجی وہ اب اس کوشش میں لگائے گا کہ اس کی مدت پوری ہو بطور وزیر اعلیٰ، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اسے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا. اور وہ اب کھل کے بیسکلی اس نظام کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہ راز جان گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جا کر یا اس کی خواہشات عمران خان کی پورا کرنے کی خواہشات، یعنی عمران خان کی خواہشات پورا کرنے کی نہ وہ پوزیشن میں ہے، نہ اس کے پاس وہ طاقت ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اپنے عہدے سے ہاتھ دھو سکتا ہے، بس اور کچھ نہیں. بلاول بھٹو کی اسپیچ کل کی بہت اچھی تقریر تھی، حوصلہ افزا تقریر تھی. وہ انہوں نے فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کی، پاکستان پہ جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں ان کے خلاف بات کی، سالمیت کو جو خطرات لاحق ہیں ان پر بات کی، اور ان سے لڑنے کا ایک ارادہ ظاہر کیا، جو کہ بہت خوبصورت بات ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں دیکھیے، وہ 2008 سے لے کے 2025 ہو گیا ہے، وہ سندھ میں حکمران جماعت ہے، اور ان سالوں میں 2008 سے 2025 کا جو درمیانی عرصہ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ باقی پاکستان میں پہاڑوں جیسی سیاسی تبدیلیاں آئیں اور چلی گئیں، سیاسی زلزلے آئے پورے ملک میں، ابھی تک اس کے اثرات جاری ہیں سیاسی زلزلے کے. لیکن پیپلز پارٹی کو کسی زلزلے سے، کسی سیاسی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑا. وہ سندھ میں اپنا ایک ووٹ بینک اور اپنا ایک سپورٹ بیس اور حکومت وہ پاور میں موجود ہیں اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو وفاق اسٹیبلشمنٹ یا نظام، جو بھی آپ نام دیجئے، ان کے ساتھ رہنے کا ہنر آ گیا ہے. باقی پاکستان میں جو بھی ہوتا رہے، ان کو یہ ہنر آ گیا ہے کہ انہوں نے کیسے مستقل سسٹم کے ساتھ چلنا ہے. وہاں بھی تبدیلیاں ہو چکی ہیں سسٹم میں، لیکن پیپلز پارٹی اور سسٹم کے تعلقات میں فرق نہیں آیا. وہ اپنی جگہ یعنی ماسٹر کر لیا انہوں نے اس آرٹ کو. اب ظاہر ہے کہ ان کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ انہوں نے وفاقی مرضی کے مطابق جو چولستان کا وہ نہری ایک منصوبہ ہے، اس کے لیے سندھ میں انہوں نے گراؤنڈ پریپیئر کرنی ہے. یہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو ان کا جو انٹرسٹ ہے پیپلز پارٹی کا، وہ وہی ہے جو وفاق کا ہے. ظاہر ہے وہ اب ان کو تو وہیں ساتھ چلنا ہے، لیکن اس بے چینی کا فائدہ قوم پرست نہ اٹھا لیں، بالکل ہی جھاڑو نہ پھر جائے پیپلز پارٹی کا اپنے ووٹ بینک پہ. یہ بھی ظاہر ہے ان کا فطری ایک کنسرن ہے. تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. 2008 سے لے کے اب یہ 2025 آ گیا ہے، سب سے بڑا چیلنج ان کو آیا ہی اب ہے. یہ نہری جو منصوبہ ہے، اس منصوبے کی جو مخالفت سندھ میں ہے، کس طرح سے وہ اس کو کام ڈاؤن کریں اور وفاق کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں. یعنی کس طرح سے وہ اس منصوبے کے لیے سندھ میں گراؤنڈ پریپیئر کریں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور یہی سب سے بڑا ان کا چیلنج.